इमेजिन करो कि आप किसी दिन किसी और के जनरेटेड एआई इमेजेस में अपनी वेडिंग फ़ोटोज़, पर्सनल सेल्फीज़ या फिर अपना सिग्नेचर्स देख रहे हो जिसे आपने कभी भी बनाया ही ना हो। ये कोई स्काई फाई मूवी की बात नहीं हो रही है, इट्स हैपनिंग राइट before. We've never seen it at this level. 全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱。 About AI use, moral rights, and creator consent. And artists need more say. They should have a voice, maybe a platform to push them. 2022 के आसपास एआई आर्ट लोगों को नज़र आने लगे थे जब डाले ई, मिडजर्नी या फिर स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई इमेज जनरेटर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे। अब लोग बिना किसी डिज़ाइनिंग स्किल, बिना किसी भी क्रिएटिविटी के बस कुछ वर्ड्स को टाइप करके अपने मूड के हिसाब से डिस्क्राइब करके सिनेमैटिक सीन्स, लैंडस्केप्स या फिर कुछ सररियल कैरेक्टर्स बना सकते थे। बट देयर इज़ अ क्वेश्चन कि आखिरकार एआई ये सब करता कैसे है। सो बेसिकली इसके पीछे का जो मैजिक है, एआई जो होता है, अगर आपने हमारी एआई वाली सीरीज़ देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे एआई इंटरनेट में मौजूद काफ़ी सारे डाटा जो कि इमेजेस या फिर टेक्स्ट रूप में होते हैं उनके बीच के पैटर्न से सीखता है। इसका मतलब पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फ्लिकर, आर्ट स्टेशंस जैसे डिफरेंट इमेज वाली वेबसाइट्स से बिलियंस ऑफ इमेजेस के डाटा को लेकर के कुछ बॉट्स की मदद से उन्हें ऑटोमेटिकली स्क्रैप किया जाता है, फिर इन्हें लेबल दिया जाता है। उसके बाद इन्हें एक मैसिव पब्लिक डेटा सेट जैसे कि ले आयन 5B, जिसे स्टेबल डिफ्यूजन भी यूज करता है, के पास भेजा जाता है। ये डाटा कलेक्ट होने के बाद इन्हें ट्रेन किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है वो इतना बड़ा होता है कि जिसे एक एपिसोड में या फिर किसी एक पार्ट में, एक चैप्टर में समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद एआई एक बहुत बड़ा मेंटल मैप बनाता है जिसे कि हम लोग इस टेक्निकल भाषा में लेटेंट स्पेस भी कहते हैं। बेसिकली ये एक कंप्रेस्ड मेमोरी होती है जो कि उस पार्टिकुलर टूल ने आज तक जितने भी डाटा को देखा होता है उसकी। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान अपने जीवन भर की सभी यादों को अपने माइंड में स्टोर करके रखता है और उसे कभी भी याद कर सकता है। सेम चीज़ वैसे ही वो एआई टूल करता है और इसे हम कहते हैं लेटेंट स्पेस। यानी कि ये इमेजेस को नहीं, इमेजेस के कंसेप्ट को स्टोर करता है। बेसिकली ये आपके ड्रीम की तरह होता है। जैसे कि आप ड्रीम देखते हैं तो आप किसी एक पार्टिकुलर मेमोरी को नहीं याद करते, ये आपकी सारी मेमोरीज जो होती हैं उनका एक मिक्सचर होता है, उनका एक ब्लेंड होता है। उसी तरीके से ये भी एआई टूल से एक स्पंज की तरह होते हैं जो कि इंटरनेट के सभी जो डाटा होते हैं उनको सोक करके, उनके विजुअल्स को सोक करके स्क्वीज करने पर एक मिक्सचर तैयार करती है जो कि कभी कभी देखने पे हमें ओरिजिनल लगती है या फिर कभी कभी नहीं। यहाँ से डिबेट शुरू होता है क्योंकि ये जो इमेजेस होती हैं किसी न किसी इंसान की या फिर किसी न किसी क्रिएटर की क्रिएशन होती है जिन्हें उनकी मर्जी के बिना यूज किया जाता है। अब कुछ आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स या फिर क्रिएटर्स अपने कंटेंट को पब्लिकली यूज नहीं करने देते हैं। बेसिकली ये कॉपीराइटेड होते हैं, इनके सारे इमेजेस या फिर इनके सारे क्रिएशंस। और इसी का एक अच्छा खासा एग्जांपल है जो कि हाल ही में जिब्ली स्टूडियो के एक आर्टिस्ट मियाजाकी ने भी इस टाइप के कंसेंट को राइज किया था जिसमें एआई बिना किसी परमिशन के जिब्ली स्टूडियो के स्टाइल को कॉपी कर रहा था। 何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。बट वहीं कंपनियां ये कहती है कि ये सब जो डेटा सेट्स हैं ये सब पब्लिकली अवेलेबल हैं, इनका फेयर यूज हो रहा है और ये किसी से छुपे नहीं हुए हैं, तो इसमें किसी कॉपीराइट या फिर इन सब लॉ का पालन नहीं होता। खैर हमें इनसे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ रियल इंसिडेंट्स ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें किसी क्रिएटर को भी
नुकसान हुआ। आर्टिस्ट कार्ला ऑर्टिज, जो कि अपने फैंटेसी आर्ट के कारण काफ़ी फेमस थी, बीबीसी के इंटरव्यू में बताती हैं कि वो अपने आर्ट में बेसिकली जो भी वो अपनी फैंटेसी आर्ट बनाती थी उसमें वो अपना एक वाटर मार्क यूज करती थी, जिसे बाद में काफ़ी सारे एआई जनरेशन में और उनसे जनरेटेड इमेजेस में देखने को मिला। Before, but we've never seen it at this level, really my fine art work. And that to me felt really invasive because I had never given anyone my permission to do that. इसका सीधा सा मतलब है कि उनके आर्ट को यूज किया गया था डाटा के रूप में एआई टूल्स को ट्रेन करने के लिए। उसके बावजूद भी इन रियलिटी हम आखिरकार दोस्त एआई टूल्स को ही देते हैं या फिर किन्हीं नई डेवलप हो रही टेक्नोलॉजीज़ को देते हैं, लेकिन रियलिटी में आखिरकार लोग भी क्या कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप जिबली स्टूडियो, रेड सारी या फिर 3D मिनिएचर मॉडल जैसे सो कॉल्ड सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करने के चक्कर में धड़ल्ले से अपनी सेल्फीज़ को, अपने पर्सनल फ़ोटोज़ को इन एआई टूल्स को देंगे, देन ये केस और भी ज़्यादा सेंसिटिव होता जाएगा। दिस टाइप ऑफ ट्रेंड्स ब्रिंग्स अ नोवेल्टी एंड वाव अफेक्ट, बेसिकली अ डोपामिन लूप फॉर ह्यूमंस। अगर ऐसे एआई इमेज जनरेशन पे हम किसी भी पर्सनल फ़ोटोज़ को शेयर करके फ्री में जब हम अपनी महंगी कार्स या फिर महंगे कपड़ों में एआई इमेज को जनरेट करवाते हैं, तो हमें इससे नेवर बिफोर सीन लाइक अफेक्ट मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे या फिर अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, वैसी फीलिंग आती है। एंड वी फील समटाइम्स प्रीशियस, बट इसमें इसके साथ ही अगर हम ये भी देखें तो दुनिया अगर कुएं में कूद ही रही है तो हम भी कूदेंगे ही। सो बेसिकली ट्रेंड का मतलब यही हो गया कि वो अपने किसी एक शौक को पूरा करने के लिए एआई के ऊपर बिलीव करते हैं। एंड काफ़ी ऐसे जगह पे ऐसे भी देखा गया है कि इन्हीं इमेजेस का यूज आखिरकार एआई कर रहा है और जिनसे हमें रियल इंसिडेंट देखने को भी मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी एक पब्लिक कंसेंट या फिर राइट्स को अफेक्ट करता है। और आखिरकार हम दोस्त किसको दे रहे हैं? एआई को। कुछ टाइम पहले की ये घटना है जब मैंने भी एक एआई इमेज जनरेट कराई थी और जिसमें वह इमेज काफ़ी हद तक न्यूड थी। मैंने ऐसा कोई भी कीवर्ड्स उस प्रॉम्प्ट में यूज़ नहीं किया था, बट उस एआई इमेज टूल की एक तरीके से ग्लिच भी कह सकते हैं, जिससे ऐसा रिजल्ट मिला था। हालांकि ये बात काफ़ी पुरानी होगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसे कंसेंट हो चुके हैं तो इसकी भी क्या गारंटी है कि जो इमेजेस अभी तक मैंने पिछले कुछ मिनटों में बताएं कि कैसे यूज होती आ रही हैं एआई इमेज टूल को ट्रेन करने के लिए, अगर उन इमेजेस में आपकी इमेजेस भी आ जाए और ऐसे इमेजेस जनरेट होकर आए। ऑफ कोर्स ये काफ़ी बड़ा मैटर हो सकता है। तो क्या हम एआई का यूज करना बंद कर दें? क्या हम एआई से इमेज जनरेट ना करें? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई अपडेट आते रहते हैं, नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं मार्केट में जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी, अपने इंस्क्रिप्शन या फिर अपने नए नए इमेज जनरेटिव मॉडल्स पे। कोई भी चीज़ अगर सोसाइटी में जब इंटर करती है तो उसे चाहने या फिर ना चाहने वाले लोग अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, जो कि हम जैसे क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स या फिर काफ़ी सारे रिसर्चर्स के लिए सेकंड हैंड का काम करती है, इनके लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लॉज बनाए जाएं जिसमें एआई टूल्स उन्हीं इमेजेस का यूज कर सकें जो कि किसी आर्टिस्ट या फिर क्रिएटर के द्वारा ना बनाई गई हो। एंड ऑफ कोर्स इस पर भी ध्यान देना चाहिए, वो किन्हीं कमर्शियल फ़ोटोज़ को ही यूज करे फॉर टू ट्रेन देमसेल्फ। कंपनीज़ को भी देखना चाहिए कि वो कैसी पॉलिसी रखे हैं अपने डाटा सेट को बनाने के लिए या फिर किन माध्यम को दे रहे हैं उन डाटा सेट को तैयार करने के लिए जिनसे वो एआई टूल्स को ट्रेन कर रहे हैं। वैसे कोई ये सोचता है कि एआई अपने आप इस दुनिया से हट जाए या फिर इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, तो अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एआई एक काफ़ी बड़े एज पे पहुंच चुका है एंड आगे चल के बहुत सारी कंपनीज, लगभग सभी कंपनीज अपने आप को इसी इन्वायरमेंट में ढाल लेंगी।
हर टेक नॉन टेक कंपनी सब एआई का कहीं ना कहीं यूज करने लगेंगी। फ्यूचर में केवल हमारे एआई ही होने वाला है। तो कि एक टाइम पे स्मार्टफोन टेलीफोन के वजूद पर सवाल उठा रहे थे, वैसे ही आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिस्ट के कामों या फिर उनके एक्सपीरियंस पे सवाल उठा रहे हैं। और वहीं बड़ी कंपनी हमें इस तरीके से मामू बनाने अभिनवानी